आज की वीडियो में देखने वाले हैं वेक्टर अलजेब्रा की पहली एक्सरसाइज 10.1। तो एक्सरसाइज पे जाने से पहले हमें बेसिक्स देखनी होगी कि वेक्टर क्या होता है या फिर टाइप ऑफ वेक्टर क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है या पोजीशन वेक्टर क्या होता है। ये सारी चीज़ें देखेंगे, उसके बाद हम मूव करेंगे। तो एक चीज़ मैं पहले से बता दूं कि ये वेक्टर अलजेब्रा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि इसका जो रोल है वो अगले वाले चैप्टर 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में बहुत बड़ा इसका रोल है। अगर ये अच्छे से नहीं समझ में आए तो फिर 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री नहीं समझ में आने वाली है। इसको हमें अच्छे से पढ़ना है। यहाँ से तो क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में, इसके अलावा 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री से भी आते हैं, दोनों से मिला के लगभग 17 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो ये अपने आप एक अच्छा खासा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बेसिक। देखो वेक्टर हर एक को पता है कि वेक्टर क्या होता है या फिर स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। वेक्टर मतलब कि ऐसी क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों हो, उसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। जैसे डिस्प्लेसमेंट है या वेलोसिटी है या फिर एक्सेलरेशन है, ये सब क्या होते हैं, इनमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है, जिनको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। जैसे वर्क है या स्पीड है, ये सब क्या होते हैं, स्केलर क्वांटिटी। इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। तो जो बेसिक है वो हम ऑलरेडी 11th में पढ़ चुके हैं। वेक्टर अलजेब्रा का जो चैप्टर है फिजिक्स में, वो वहाँ पर हमने सारे बेसिक देख लेते हैं, लेकिन यहाँ पे एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि वेक्टर जैसे क्या होता है। जैसे मान लिया कि वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है सपोज, इसका ये वाला जो पॉइंट होता है इसको बोलते हैं इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट, और इसको बोलते हैं टर्मिनल पॉइंट। टर्मिनल पॉइंट। इसकी जो लेंथ होती है, ये लेंथ होती है इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड है। इसको डिनोट करते हैं मॉड ए कैप। ये डिनोट करता है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड बताता है ये। इसके अलावा इसको बोलते हैं हेड, और इसको बोलते हैं टेल, ये चीजें होती है वेक्टर के अंदर। क्या होता है, जो ये लेंथ होती है इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड, डिनोट करते हैं मॉड वेक्टर ए। और ये वाला पॉइंट होता है टर्मिनल पॉइंट, ये वाला पॉइंट होता है इनिशियल पॉइंट। इसको टेल बोलते हैं, इसको हेड भी बोलते हैं। जैसे एक दूसरे वेक्टर लेते हैं, मगर ये वाला वेक्टर लेते हैं, जैसे मान लिया वेक्टर ए बी। तो ए बी का मतलब ए क्या है, इसका इनिशियल पॉइंट है। इसके अलावा इसको बोलेंगे हम टेल भी बोलते हैं। और बी क्या होगा, हमारा टर्मिनल पॉइंट होगा, और इसको हेड भी बोलते हैं। हेड का मतलब इस तरफ एरो का साइन होता है, एरो का सिंबल लगा होता है। और जिसकी ये लेंथ, ये जैसे अगर वेक्टर ए बी है, इसका मैग्नीट्यूड हम डिनोट करेंगे इससे मॉड ए बी से। ये हमें बताएगा कि इसका मैग्नीट्यूड क्या है, इसकी लेंथ क्या है। अब आगे बढ़ते देखते हैं कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है, किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। सपोज मान लिया कि हमारे पास एक पॉइंट P है, एक पॉइंट मान लिया Q है। तो मानते हैं कि ये जो पॉइंट है, ये जो हमारा सिस्टम है वो 3D स्पेस में है। 3D स्पेस का मतलब कि यहाँ पर 3 एक्सिस होंगे। इसको मान लेते हैं एक्स एक्सिस, इसको मान लेते हैं वाई एक्सिस, इसको मान लेते हैं जेड एक्सिस। इसको मान लिया हमने जेड एक्सिस, और ये हमारा जाएगा ओरिजिन पॉइंट। तो यहाँ पर ये चीज ध्यान देना है, 3D सिस्टम में क्या होता है कि जो तीसरा एक्सिस होता है, जैसे ये जेड एक्सिस यहाँ पर हमने ऐसे दिखाया, लेकिन जेड एक्सिस क्या होगा एक्चुअल में, ये परपेंडिकुलर होता है। यहाँ पर देखो, ये वाला एक्स एक्सिस हो गया, ये वाला वाई एक्सिस हो गया, और ये वाला जेड एक्सिस। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एक प्लेन के ऊपर इसको हम ड्रा नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर क्या है कि हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे दिखाते हैं जेड एक्सिस को। तो यहाँ पर ये भी रूल कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कि हम इसी को एक्स एक्सिस मानेंगे या फिर इसी को वाई मानेंगे या फिर इसी को जेड मानेंगे। जो मर्जी, चाहे इसको एक्स मानो, चाहे इसको वाई मानो, चाहे इसको जेड मानो, वो आपकी मर्जी है। लेकिन ध्यान देना है कि तीनों एक्सिस क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर ही होते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, ये देखो, ये वाला एंगल क्या है, 90 डिग्री है। इसी तरह ये वाला एंगल क्या है, 90 डिग्री है। इसी तरह ये वाला एंगल क्या है, 90 डिग्री है। मतलब तीनों एक्सिस के बीच जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। कहने का मतलब ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा, ये वाला भी एंगल 90 डिग्री होगा। देखो, देखने से तो ये लग रहा है कि 90 डिग्री है, ये वाला नहीं लग रहा है, लेकिन हमें इमेजिन करना पड़ेगा कि ये 90 डिग्री होता है। इसी तरह ये भी देखने में तो नहीं लग रहा है 90 है, लेकिन इमेजिन करना पड़ेगा कि 90 डिग्री ये है। ठीक, क्योंकि मैंने यहाँ पे दिखा दिया कि क्योंकि ये वाला जो एक्सिस मान लिया जेड एक्सिस है, तो ये क्या होता है, ये प्लेन के बाहर की ओर होता है। तो अब इसको हम प्लेन पर ड्रा नहीं कर सकते, इसलिए इसको ऐसे हम इस तरह ड्रा करते हैं। तो यहाँ से इमेजिन कर सकते हैं ये वाला एंगल 90 दिख तो नहीं रहा, लग नहीं रहा, लेकिन 90 होगा, और ये भी 90 होगा। क्योंकि यहाँ से देखो
अगर ये बाहर की ओर जेड एक्सिस है, ये एंगल साफ साफ दिख रहा है कि 90 है। इसी तरह ये क्या है, 90 है। इसी तरह इसकी और इसके बीच क्या है, 90 डिग्री है। ये हमें अज्यूम करके चलना पड़ेगा। इसको थोड़ा सा इमेजिन करेंगे 3D सिस्टम में। अब देखो हमें निकालना है पोजीशन वेक्टर पॉइंट का। देखो अब ये पॉइंट हमारे 3D सिस्टम में एक पॉइंट मान लिया किया, इसका हमें निकालना है पोजीशन वेक्टर। अब पोजीशन वेक्टर का मतलब कि हमें फाइंड आउट करना है कि इसका इनिशियल पॉइंट क्या होगा। अगर मान लेते हैं कि इनिशियल पॉइंट इसका O है, O के रिस्पेक्ट में हमें निकालना अगर P का पोजीशन वेक्टर, तो हम क्या करेंगे, O को P से हमने O से P को हमने मिला के क्या किया, वेक्टर ड्रा किया, वेक्टर OP। तो ये वेक्टर जो OP है यही है पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर। पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर ये है वेक्टर OP। वेक्टर OP क्या है, पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर है, किसके रिस्पेक्ट में, O के रिस्पेक्ट में, पॉइंट O के रिस्पेक्ट में। इसी तरह अगर Q का पोजीशन वेक्टर है, अगर हमें निकालना O के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा, इसको हम मिलाएंगे इसे, इस पॉइंट को हमने यहाँ से मिला दिया। ये वेक्टर जो वेक्टर OQ है, वेक्टर OQ, वेक्टर OQ, Q का पोजीशन वेक्टर O के रिस्पेक्ट में, ये वेक्टर OQ हो जाएगा Q का पोजीशन वेक्टर, और OP हो जाएगा P का पोजीशन वेक्टर। और दोनों में सेम चीज है, दोनों का जो इनिशियल पॉइंट है वो सेम है। तो इस रिस्पेक्ट में पॉइंट P का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो होगा वेक्टर OP। इसी तरह Q का पोजीशन वेक्टर O के रिस्पेक्ट में हो जाएगा वेक्टर OQ। अब अगर इन दोनों पॉइंट को मिलाएं, ये वेक्टर, अगर इस वेक्टर की बात करें तो इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब अगर कहा जाए कि Q का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो P के रिस्पेक्ट में क्या होगा, अभी तक हम निकाल रहे थे Q का या P का O के रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे थे। लेकिन अगर कहा जाए कि Q का P के रिस्पेक्ट में, तो देखो जब O के रिस्पेक्ट में निकाल रहे थे तो यहाँ पर देखो डिनोट कैसे कर रहे थे, Q का O के रिस्पेक्ट में, P का O के रिस्पेक्ट में। लेकिन हमें निकालना है Q का P के रिस्पेक्ट में, Q का P के रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर, तो वो हो जाएगा PQ, वेक्टर PQ, ये वाला वेक्टर, वेक्टर PQ। मतलब Q का P के रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर ये हो जाएगा वेक्टर PQ। इसी तरह अगर कहा जाए पॉइंट P का जो पोजीशन वेक्टर निकालना, वो हमें ओरिजिन के रिस्पेक्ट में नहीं बल्कि Q के रिस्पेक्ट में, अगर Q के रिस्पेक्ट में निकालना है तो वो हो जाएगा वेक्टर QP, वेक्टर QP। तो वेक्टर QP क्या होगा, पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर पॉइंट Q के रिस्पेक्ट में। तो हमेशा किसी भी पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर आता है वो किसी न किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में ही आता है। जैसे यहाँ पर जो निकाल रहे थे हम P का, वो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, Q का यहाँ पर ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, लेकिन Q का P के रिस्पेक्ट में क्या होगा, वेक्टर PQ होगा। इसी तरह P का Q के रिस्पेक्ट में क्या होगा, वेक्टर QP होगा। तो ये होते हैं पोजीशन वेक्टर किसी भी पॉइंट का। तो किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हम किसी अदर पॉइंट के रिस्पेक्ट में ही हम निकालते हैं। अब देखो हमारे पास ये हो सकता है कि सपोज इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें पता है, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1। अब हमसे कहा जाए कि जो वेक्टर OP है, वेक्टर OP, इसे इसके कोऑर्डिनेट के टर्म में हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो ये चीज हमें पता है। फिलहाल देखो पहले ही मैंने बताया कि हम अपना ये चेंज कर सकते हैं, चाहे इसको x माने, चाहे इसको y माने, चाहे इसको z माने, या फिर चाहे इसको x माने, चाहे इसको y माने, इसको चाहे z माने, ये हमारी मर्जी है। तो हम क्या करते हैं, इसको x मान लेते हैं, इस वाले को x एक्सिस मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं y एक्सिस, और इसको मान लेते हैं z एक्सिस। हमने मान लिया इसको z एक्सिस। देखो x एक्सिस की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है वो i कैप होता है, y एक्सिस की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है वो j कैप होता है, z एक्सिस की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है वो होता है k कैप। देखो यूनिट वेक्टर का मतलब जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट हो उसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर, और इसका जो यूज है वो डायरेक्शन फाइंड आउट करने में हम करते हैं। तो देखो कोऑर्डिनेट यहाँ पे दिया है x1 y1 z1, मतलब x एक्सिस की डायरेक्शन में इसकी लेंथ है x1, और y एक्सिस की डायरेक्शन में इसकी लेंथ है y1, और z एक्सिस की डायरेक्शन में लेंथ है z1। तो देखो x एक्सिस की डायरेक्शन में मान लेते हैं ये लेंथ है x1, इतनी लेंथ है, ये इतनी लेंथ, इसको मान लेते हैं पॉइंट m, इतनी लेंथ है x1। अगर हमें वेक्टर चाहिए OM, वेक्टर OM, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, x1 में हम मल्टीप्लाई करेंगे i कैप से, जब i कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मिल जाएगा हमें वेक्टर OM, वेक्टर OM। अब इसी तरह y एक्सिस की डायरेक्शन में लेंथ है y1, तो y एक्सिस ये है, तो इसकी डायरेक्शन में ये मान लेते हैं लेंथ y1 है, ये लेंथ y1, ये पॉइंट मान लेते हैं n है। अगर हमें वेक्टर फाइंड आउट करना है कि वेक्टर mn क्या होगा, तो हमें क्या करना होगा, इसमें यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना होगा, लेकिन कौन सा यूनिट वेक्टर, जो इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, y एक्सिस की डायरेक्शन में। तो y एक्सिस की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है वो j कैप होता है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे j कैप से, तो हमें मिल जाएगा वेक्टर mn।
अब देखो यहाँ पर ओ एम वेक्टर हमें पता है, x1 आई कैप वेक्टर mn पता है, y1 j कैप। तो देखो ये वेक्टर हम निकाल सकते हैं, वेक्टर ओ एन। अगर हमें निकालना हो वेक्टर ओ एन, तो जो वेक्टर का एडिशन रूल होता है, ट्रायंगल रूल, उसके अकॉर्डिंग हम निकाल सकते हैं वेक्टर ओ एन क्या होगा। देखो ट्रायंगल रूल क्या होता है वेक्टर एडिशन का, जैसे मान लिया एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर मान लेते हैं बी है। इनको देखो कैसे ऐड करते हैं। हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस वेक्टर को ड्रा करते हैं। वेक्टर ए हमने ड्रा किया, इसका ये हेड है, इसका ये टेल है। अब जो दूसरा वाला वेक्टर होगा उसका जो टेल होगा इसके हेड से अटैच करेंगे, इसका ये टेल पहले वाले के हेड से। हमेशा याद रखना है जब भी हम ऐड करेंगे तो ऐड करने में ध्यान रखते हैं कि दूसरे वाले वेक्टर का जो टेल होगा वो पहले वाले वेक्टर के हेड के ऊपर आएगा। हेड के ऊपर आएगा तो यहाँ पे देखो ये पहला वाला वेक्टर है, इसका हेड है, और दूसरे वाले वेक्टर की ये टेल है, इसका हेड और इसका टेल एक साथ होगा। अब देखो इन दोनों का जो सम करने के बाद जो वेक्टर आएगा वेक्टर ए प्लस बी, वो क्या आएगा, ये वाला, ये वेक्टर हमारा होगा ए प्लस बी, ए प्लस बी। तो ये ध्यान रखना है कि जो ए प्लस बी होगा, इन दोनों का जो सम होगा, ए प्लस बी वेक्टर होगा, वो क्या होगा, उसका जो टेल होगा पहले वाले वेक्टर के टेल के साथ रहेगा। यहाँ पे देखो एक दूसरे का टेल यहाँ पर आपस में अटैच है, और यहाँ पे क्या है, ए प्लस बी वेक्टर का जो हेड है दूसरे वाले वेक्टर के हेड के साथ यहाँ पर अटैच है। तो ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखो वही चीज, जो चीज वहां पे दिख रही है वही चीज यहाँ पे देखो, ये पहला वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है। देखो दूसरे वेक्टर के जो टेल है पहले वेक्टर के हेड से अटैच है, यहाँ पर ये वाला जो वेक्टर है पहले वेक्टर के टेल से, और यहाँ पर इसका जो हेड है दूसरे वाले वेक्टर के हेड से यहाँ पे जुड़ा हुआ है। इसका मतलब कि हम लिख सकते हैं वेक्टर ओ एन की जगह हम लिख सकते हैं वेक्टर ओ एम प्लस वेक्टर एम एन। इस रूल से हम यहाँ पे लिख सकते हैं वेक्टर ओ एन इक्वल टू वेक्टर ओ एम प्लस वेक्टर एम एन। ट्रायंगल रूल से, ट्रायंगल रूल, इस रूल से हम लिख सकते हैं कि वेक्टर जो ओ एन होगा वो ओ एम प्लस एम एन के इक्वल होगा। ओ एम क्या है, x1 आई कैप प्लस एम एन क्या है, y1 जे कैप। ये वेक्टर हमारा हो गया x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप। अब हमें निकालना है वेक्टर OP। अब क्या करेंगे, P और N को हम मिला देते हैं। देखो ये हमने मिला दिया। अब देखो ये लेंथ जो NP है, ये लेंथ जाएगी हमारी Z1, मतलब पहले से Z1 का मतलब कि Z एक्सिस की डायरेक्शन में जो लेंथ है वो Z1 होगी। तो यहां से हमने क्या किया, P को मिला दिया, ये लेंथ जाएगी Z1। अब हमें निकालना है कि वेक्टर NP क्या होगा। वेक्टर NP यहाँ पर हमें एरो का साइन लगाना, मतलब हमें निकालना है वेक्टर NP। इसका मतलब कि इस लेंथ में जो इसका मैग्नीट्यूड, इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट वेक्टर, और इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है के कैप। तो के कैप से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें मिल गया वेक्टर NP। यहाँ पर मिल गया वेक्टर NP। तो वेक्टर ON है x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप, वेक्टर NP है z1 के कैप। अब देखो इस वाले ट्रायंगल में, इसमें ध्यान से देखो, OPN में, इस वाले ट्रायंगल OPN में, ट्रायंगल OPN, देखो इस ट्रायंगल में देखना, OPN में देखो एक पहला वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, पहले वेक्टर का हेड दूसरे वाले वेक्टर के टेल से, और यहाँ पर ये वाला वेक्टर है, इसका जो टेल है पहले वेक्टर के टेल से जुड़ा हुआ है, और इसका जो हेड है दूसरे वाले वेक्टर के हेड से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये वाला जो वेक्टर हो जाएगा, वेक्टर OP जो हो जाएगा वो हो जाएगा वेक्टर ON प्लस वेक्टर NP। जैसे यहाँ पर हमने अप्लाई किया था ट्रायंगल रूल, वैसे इसमें भी अप्लाई करेंगे। जो अप्लाई करेंगे तो वेक्टर OP हो जाएगा वेक्टर ON प्लस वेक्टर NP। तो यहाँ पर लिख सकते हैं वेक्टर OP इक्वल टू वेक्टर ON प्लस वेक्टर NP। NP कट नहीं रहा है, नहीं कट रहा है, ठीक है। ON दिया है x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप, ये दिया। वेक्टर दिया है NP, ये दिया Z1 के कैप। ये हो गया हमारा वेक्टर OP, जिसको भी निकालना था इसके टर्म में, इसके पॉइंट के टर्म में, x1 y1 z1 के टर्म में। तो वेक्टर OP हो गया हमारा x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। ये हो गया वेक्टर OP। अब हमें फाइंड आउट करना है इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो देखो इस चीज को हम यहां समझते हैं, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं।
मैग्नीट्यूड, इसका मतलब हम डिनोट करेंगे वेक्टर ओपी का मॉड, वेक्टर ओपी का मॉड। ये हम कैसे निकालेंगे? देखो इस चीज पे ध्यान से देखना है, ये जो एंगल है, ये वाला एंगल यहाँ पे दिख नहीं रहा है कि 90 है, लेकिन ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। देखो इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि 90 डिग्री क्यों है। कट रहा हो तो नीचे करें, थोड़ा सा नहीं कट रहा, ठीक है। देखो एक्सप्लेन कैसे करते हैं कि 90 डिग्री होगा। यहाँ पे देखो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, उसके पैरेलल ये लाइन है। तो अब देखो हमें पहले से पता है कि चाहे वाई एक्सिस हो या जेड एक्सिस हो या फिर एक्स एक्सिस हो, सब में क्या होता है, आपस में सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो इनके बीच कुछ एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। पहले ही शुरू मैंने बताया था, ये वाला जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा, ये पहले से मैंने बताया था शुरू में ही। इनके और इनके बीच का जो एंगल होगा, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। अब क्योंकि ये लाइन इस लाइन की पैरेलल है, तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा। मतलब कि अगर 90 डिग्री है तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री अपने आप में हो जाएगा। सिंपल सा है। तो देखो अब ये एंगल हमें पता चल के 90 डिग्री है और ये लेंथ हमें पता है कि ये x1 है और ये लेंथ पता है हमें y1 है। तो यहां पर हम पाइथागोरस रूल अप्लाई करेंगे। जब पाइथागोरस रूल अप्लाई करेंगे तो देखो यहां पर हम अलग से बना लेते हैं इस फिगर को। हमने ओ एम को ऐसे बना लिया, ओ एम, ओ एम, ये है लेंथ x1 और ये एम एन, एम एन, एम एन, ये लेंथ है y1 और ये 90 डिग्री का एंगल है। यहाँ पे दिख नहीं रहा है कि 90 है, लेकिन मैंने एक्सप्लेन किया कैसे 90 होगा। अब अगर ये 90 है, देखो ये लेंथ है x1, ये लेंथ है y1, ये लेंथ हो जाएगी अंडर रूट x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 का होल स्क्वायर। राइट एंगल ट्रायंगल पे जब हम पाइथागोरस रूल अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का रूट, मीन्स x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 का होल स्क्वायर का रूट निकालेंगे तो ये हो जाएगा ON लेंथ हमारी हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो हमने ये लेंथ निकाल लिया। अब देखो यहां पर देखो ये एंगल ये भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। इमेजिन करो कैसे। मैंने बताया था कि अगर दो एक्सिस एक ही प्लेन पर है, अगर एक ही प्लेन में मान लिया जाए तो जो थर्ड वाला एक्सिस होगा वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तो अगर मान लेते हैं कि y और x इस प्लेन पर है तो जो z है ये यहाँ पर दिख रहा है इस बोर्ड के ऊपर, लेकिन इस बोर्ड के ऊपर नहीं है, फिर ये इसके परपेंडिकुलर ही होगा इस प्लेन के। अगर y एक्सिस और x एक्सिस अगर इस प्लेन के ऊपर है तो जो z एक्सिस है दिख तो रहा है यहाँ पर प्लेन पे बना हुआ, लेकिन प्लेन पे नहीं है बल्कि ये इन दोनों के परपेंडिकुलर है। मतलब ये इधर क्या हो गया y एक्सिस और इधर क्या हो गया ये वाला x एक्सिस, इनके परपेंडिकुलर है। अब देखो z एक्सिस जो यहाँ पर ये जो लाइन दिख रही है, मतलब ये z एक्सिस मतलब यहाँ पर दिख रहा है बोर्ड पे, लेकिन बोर्ड पे नहीं है, एक्चुअल में क्या है इन दोनों के परपेंडिकुलर है, बाहर की ओर है। y एक्सिस इधर है, x एक्सिस इधर है, दोनों को मान लिया कि हमने इसी प्लेन पे है, तो z एक्सिस हमारा जाहिर सी बात इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तो जब देखो ये परपेंडिकुलर मतलब ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन ये इस बोर्ड पे नहीं है, सिर्फ इमेजिन कर सकते हो, बल्कि ये क्या है इसके परपेंडिकुलर इस प्लेन के। अब यहाँ पे देखो ये वाली लाइन और ये क्या है 90 डिग्री कोण बना रहे हैं। यहाँ पर देखो यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण है, यहाँ पर एंगल 90 डिग्री है यहाँ पर। जब ये 90 डिग्री है मतलब ये वाली जो लाइन है ये बोर्ड पे नहीं बल्कि ये परपेंडिकुलर है, यहाँ पे 90 डिग्री दिख रहा है, तो कहने का मतलब ये एंगल 90 डिग्री है, भले यहाँ पर दिख नहीं रहा लेकिन 90 डिग्री है। तो इसी तरह फिर हम इसको यहाँ पर ड्रा करते हैं, इस लाइन को यहाँ पे एन पी को हम यहाँ पे ड्रा करते हैं। एनपी ये एंगल है 90 डिग्री, लग नहीं रहा कि 90 डिग्री है यहाँ पर, लेकिन मैंने एक्सप्लेन किया कैसे 90 डिग्री होगा। अब देखो ये 90 डिग्री है, ये लेंथ हमें पता है और ये लेंथ हमारी क्या है z1 है, ये लेंथ हमारी z1 है, ये वाली लेंथ z1 है और ये एंगल 90 है। तो देखो ये वाली लेंथ क्या हो जाएगी, फिर से हम क्या अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस रूल अप्लाई करेंगे। तो ये जो हो जाएगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर मतलब ओपी हो जाएगा, ओपी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ओ एन स्क्वायर प्लस एन पी स्क्वायर, एन पी स्क्वायर ओपी स्क्वायर हो जाएगा ओ एन की जगह ये हो जाएगा इसका स्क्वायर, तो अंडर रूट यहाँ से हट जाएगा, तो ये हो जाएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस एन पी स्क्वायर, ये z1 है मतलब z1 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा ओपी ओपी इक्वल टू आ जाएगा, अब यहाँ पे लग जाएगा अंडर रूट, ये हो जाएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर। और यही हमें निकालना था इसका जो वेक्टर आया था ओपी, इसका मैग्नीट्यूड जिसको डिनोट करते हैं ओपी, मॉड ओपी से, या फिर नॉर्मली इस पे से हम क्या करते हैं वेक्टर का साइन हटा देते हैं। तो ये हो गया हमारा अंडर रूट, कट रहा है ना,
फिर इसका जो मैग्नीट्यूड हो गया इसको डिनोट करते हैं मॉड ओपी से, या फिर ओपी, यहाँ से साइन हटा देते हैं वेक्टर का, तो ये हो गया हमारा ये x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर। इस तरह से हमने देख लिया कि अगर किसी भी पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट दिया है तो उसके रिस्पेक्ट में उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा। जैसे हमने यहाँ पे निकाला पोजीशन वेक्टर p का x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। इसी तरह इसकी लेंथ क्या होगी, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर। इस तरह से हम इसमें देखा कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है, या फिर किसी भी पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट दिया है 3D सिस्टम में तो उसका हम वेक्टर कैसे निकालेंगे या फिर उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पे देख ली। अब आगे बढ़ते हैं, जो सबसे जरूरी है वो है डायरेक्शन कोसाइन। किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, तो यहाँ तक अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं डायरेक्शन कोसाइन पे। अब देखते हैं डायरेक्शन कोसाइन। अब देखते हैं डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है किसी भी वेक्टर का। डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन देखो 3D सिस्टम में हम एनालिसिस करेंगे। इसको मान लेते हैं x एक्सिस, इसको मान लेते हैं y एक्सिस, इसको मान लेते हैं z एक्सिस। ये कोई लिमिटेशन नहीं, किसी को भी आप x एक्सिस y एक्सिस चेंज कर सकते हो। मान लिया एक वेक्टर ये पॉइंट मान लिया ओरिजिन, मान लेते हैं एक पॉइंट P है जिसका पोजीशन वेक्टर OP है। मान लिया वेक्टर OP है, वेक्टर OP है। इस पॉइंट को मान लेते हैं कोऑर्डिनेट x, y, z है। तो ये वेक्टर है हमारे पास OP, इसका हमें निकालना है डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है कि ये वेक्टर x एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है, देखो मान लेते हैं ये एंगल बना रहा है अल्फा x एक्सिस के साथ, मान लिया y एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है बीटा। मान लिया कि ये वाला जो वेक्टर है x एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है अल्फा और y एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है बीटा और z एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है गामा। ये एज्यूम करके चलते हैं कि x एक्सिस के साथ बने हुए एंगल को हम डिनोट करते हैं अल्फा से, y एक्सिस के साथ बने एंगल को डिनोट करते हैं बीटा से और z एक्सिस के साथ बने एंगल को डिनोट करते हैं गामा से। तो जो x एक्सिस या y एक्सिस या z एक्सिस के साथ बना हुआ एंगल है, इनका अगर हम cos ले, मींस cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा, जो एंगल बन रहा है x एक्सिस के साथ, y एक्सिस के साथ या z एक्सिस के साथ, किसी भी वेक्टर के द्वारा जो भी वेक्टर एंगल बना रहा होता है एक्सिस के साथ, उनका cos, जैसे cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा, इन्हीं को बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। इनको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन। और रिप्रेजेंट करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं यल से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं n से। कट रहा है, ठीक है। एक बार फिर से देख लो कि जो वेक्टर होता है, जैसे वेक्टर OP है, x एक्सिस के साथ मान लिया एंगल बना रहा है अल्फा, y एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है बीटा, z एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है गामा। तो अल्फा बीटा गामा जो है इनका cos निकाला जाए, cos, जैसे cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा, तो इनको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर OP। वेक्टर OP का जो डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा वो हो जाएगा cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा। cos अल्फा को डिनोट करते हैं l से, cos बीटा को डिनोट करते हैं m से, cos गामा को डिनोट करते हैं n से। अब देखो, अब हम निकालते हैं यहाँ पे, जैसे कोऑर्डिनेट हमें पता है x y z और ये लेंथ, देखो ये लेंथ अभी इससे पहले हमने बताया कि ये लेंथ हो जाएगी, ये जो वेक्टर OP का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो हो जाएगा अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। इससे पहले अभी जब पोजीशन वेक्टर बताया तो वहां पर हमने दिखाया था कि किसी भी वेक्टर का हम मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। तो ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा मतलब अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। देखो यहां से हम एक परपेंडिकुलर नॉर्मल ड्रा करते हैं, एक नॉर्मल हमने ड्रा किया, ये पॉइंट मान लेते हैं। अब ये कोऑर्डिनेट दिया है x y z, मतलब x एक्सिस की डायरेक्शन में लेंथ होगी x, ये लेंथ हो जाएगी हमारी x, ये वाली लेंथ ये हो जाएगी x, ठीक। और ये अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, ये एंगल है अल्फा। तो देखो cos अल्फा क्या हो जाएगा, यहां से देखो cos अल्फा
कॉस अल्फा। कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूस, मतलब बेस क्या है, एक्स है, हाइपोटेन्यूस क्या, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो कॉस अल्फा हो जाएगा एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब इसी तरह हमें कॉस बीटा निकालना हो। कॉस बीटा, देखो ये एंगल बीटा है, ये एंगल बीटा है। तो अगर ये एंगल बीटा है और ये टोटल क्या होगा, 90 होगा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस बीटा। तो इसको अलग से बनाते हैं, इस डायग्राम को अलग से। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। ये एंगल बीटा है। इसको क्योंकि इसी में समझने से थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इसलिए हमने बाहर बना लिया। और ये ओ है और ये पी है। एक्स एक्सिस के साथ जो अल्फा बना रहा है तो उसका तो हमने कॉस अल्फा निकाल लिया। अब हमें निकालना ये वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है बीटा, उसका निकालना हमें कॉस बीटा। देखो ये अगर बीटा है तो ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस बीटा, 90 माइनस बीटा। इसका कोऑर्डिनेट दिया है एक्स वाई जेड, कोऑर्डिनेट दिया है एक्स वाई जेड। देखो हमने एक नॉर्मल ड्रा किया, तो ये लेंथ हो जाएगी एक्स, ये लेंथ हो जाएगी एक्स, और ये लेंथ पहले निकाल चुके यहाँ पे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और ये लेंथ हो जाएगी वाई, क्योंकि वाई डायरेक्शन में ये लेंथ होती है वाई है। अब देखो यहाँ पर हम निकालते हैं साइन 90 माइनस बीटा, साइन 90 माइनस बीटा। देखो साइन 90 माइनस बीटा, साइन थीटा होता है बेस नहीं कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और साइन थीटा होता है नॉर्मल अपॉन हाइपोटेनियस। देखो नॉर्मल यहाँ पर क्या है, वाई है, और हाइपोटेनियस क्या ये है। तो यहाँ पर साइन 90 माइनस बीटा हो जाएगा ये वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और हमें पता है कि साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस बीटा, कॉस बीटा इक्वल टू, तो कॉस बीटा इक्वल टू हो गया वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो कॉस बीटा आ गया हमारा वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब हमें निकालना है कॉस गामा। कॉस गामा जैसे हमने निकाला कॉस अल्फा, ये कॉस अल्फा हमने निकाला, इसी तरह हमने क्या निकाला, कॉस बीटा निकाला इसके जरिए। तो इसी तरह हम निकाल सकते हैं कॉस गामा। कॉस गामा के लिए देखो इमेजिन करो, अब फिलहाल हम इस चीज को अलग से दिखाते हैं। देखो यहाँ दिखाते हैं इस साइड में, यहाँ पे यहाँ से देखो इसी फिगर को फिर से हम इसी फिगर को अलग से बनाते हैं। जो ये वाला एंगल है ये गामा है, इसी का हमें क्या निकालना है, कॉस निकालना है। देखो जेड एक्सिस है, अब यहाँ से थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा समझने में, तो हम क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे जो हमने माना था यहाँ पे वाई एक्सिस, इसको मान लेते हैं जेड एक्सिस, इसको मान लेते हैं जेड एक्सिस। यहाँ पे देखो फिगर बनाते हैं अलग से। ये हमारा एक्स एक्सिस ही है, इसको हमने क्या किया, एज्यूम कर लिया कि ये जेड जो ये था हमने इसको मान लिया, वाई एक्सिस को जेड मान लिया, ये जेड एक्सिस हो गया। एक वेक्टर हमारा वही है, वेक्टर तो वही है ओपी है, और ये एक्स एक्सिस नहीं वाई एक्सिस इधर हो गया, हमने रिप्लेस कर दिया, वाई को जेड बना दिया, जेड को वाई बना दिया, वाई को हमने जेड बनाया और जेड को वाई बना दिया। अब देखो जेड एक्सिस के साथ जो एंगल होता है उसको गामा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा गामा, ये एंगल हो जाएगा गामा, क्योंकि हमने इसको मान लिया जेड एक्सिस। तो इसका कोऑर्डिनेट दिया है एक्स गामा वाई गामा जेड, एक्स गामा वाई गामा जेड। तो देखो ये एक्स एक्सिस है, इस पे अगर हम नॉर्मल ड्रा करें तो ये डिस्टेंस हो जाएगी एक्स, डिस्टेंस हो जाएगी एक्स। लेकिन अब देखना हमने इसको बना दिया जेड एक्सिस, इसका मतलब कि ये जो लेंथ होगी अब वाई नहीं होगी, वाई तब होती जब हमने इसको मान लिया था वाई एक्सिस, तब ये लेंथ हो गई थी वाई। लेकिन हमने अब क्या किया, इसको मान लिया जेड, एज्यूम कर लिया कि जेड एक्सिस है, इसका मतलब कि ये जो लेंथ हो जाएगी अब हो जाएगी ये जेड हो जाएगी, ये यहाँ पर दिया ये जेड हो जाएगा। अब देखो ये गामा है तो ये हो जाएगा 90 माइनस गामा, 90 माइनस गामा। तो फिर से यहाँ पर इस ट्रायंगल में हम अप्लाई करेंगे साइन 90 माइनस गामा, तो 90 माइनस गामा ये हो जाएगा फिर से जेड अपॉन हाइपोटेनियस, और ये हाइपोटेनियस ये पता है हमें पहले से ही अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो देखो साइन 90 माइनस गामा हो जाएगा नॉर्मल या हाइट अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब जेड अपॉन, यहाँ लिख देते हैं बाहर की ओर, यहाँ नहीं आ रहा, यहाँ पे लिख देते हैं साइन 90 माइनस गामा इक्वल टू हो जाएगा ये हाइट, हो जाएगी जेड अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। हमें पता है साइन 90 माइनस थीटा होता है वो कास थीटा होता है, तो यहाँ पे जाएगा कास गामा, कास गामा इक्वल टू हो जाएगा जेड अपॉन अंडर रूट, कट रहा है ना, नीचे करते हैं, कास गामा इक्वल टू जेड अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर।
इस तरह से हमने देख लिया कि अगर किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है एक्स वाई जेड, तब हम जो ये वेक्टर है इसका जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो ये इस फार्मूले से निकलेगा। इसके अलावा अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में बदलें तो ये हो जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ये चीज इससे पहले हमने पोजीशन वेक्टर में दिखाया था कि किसी भी पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट पता है तो ये वेक्टर कैसे निकालेंगे, तो हमने निकाल के दिखाया था कि ये वेक्टर जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो अगर किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है या फिर वेक्टर पता हमें एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो इस वेक्टर का जो डायरेक्शन कोसाइन होगा cos अल्फा cos बीटा cos गामा। cos अल्फा हमारा जाएगा x अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, मतलब x अपान फिर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ये। इसी तरह cos बीटा y अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, मतलब ये y अपान और इन तीनों का हम स्क्वायर करके अंडर रूट लेंगे। इसी तरह cos गामा हमने यहाँ पे निकाल लिया z अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब देखो इसको डिनोट करते हैं यल से, इसको डिनोट करते हैं यम से, और इसको डिनोट करते हैं यन से। अब इनमें हमें एक रिलेशन निकालना है यल यम और यन में। इस चीज को हम यही देख लेते हैं, इसी स्क्रीन के ऊपर देख लेते हैं, इसे ऊपर करते हैं, थोड़ा सा ऊपर देख लेते हैं। देखो हम क्या करते हैं, ये एल है, ये यम है और ये यन है। हम यल स्क्वायर करते हैं। जब एल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा, देखो एल स्क्वायर करते हैं फिर यम स्क्वायर करते हैं फिर यन स्क्वायर। अब देखो इन तीनों को ऐड करते हैं, एल स्क्वायर का मतलब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन, जब स्क्वायर करने थे रूट बाहर जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस यम स्क्वायर का मतलब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन, अब यहाँ से रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस यन स्क्वायर का मतलब इसका स्क्वायर करेंगे जेड स्क्वायर, और यहाँ से रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा जेड स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब देखो नीचे सेम है, ये हो जाएगा नीचे इसका एलसीएम हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा जेड स्क्वायर। अब ये सेम है, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आ गया, ये हो गया यल स्क्वायर प्लस यम स्क्वायर प्लस यन स्क्वायर इक्वल टू 1। ये होता है डायरेक्शन कोसाइन के बीच रिलेशन होता है, इक्वल टू 1 मीन्स यल स्क्वायर प्लस यम स्क्वायर प्लस यन स्क्वायर इक्वल टू 1। यल क्या है, कॉस अल्फा, मतलब कि जो वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा होता है उसका कॉस, इसको एल से डिनोट करते हैं। कॉस बीटा को यम से डिनोट करते हैं, कॉस गामा को यन से डिनोट करते हैं। इनके बीच जो रिलेशन होता है वो यही होता है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। कैसे आया वो चीज हमने पूरा डिटेल में देखा। अब यहाँ से स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद देखते हैं टाइप ऑफ। देखते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर। देखो इसके बहुत सारे टाइप होते हैं, जो हमें जरूरी है वो जानना जरूरी कि यूनिट वेक्टर का मतलब कि जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट हो उसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। डिनोट कैसे करते हैं, जैसे मान लिया एक वेक्टर ए है, इसका अगर हमें मान लिया यूनिट वेक्टर निकालना है तो इसको डिनोट करते हैं एक टाइप से। ये हो जाता है इस वेक्टर में इसके मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड करते हैं, ये इसका मैग्नीट्यूड को डिनोट करते हैं मॉड ए से। इससे अगर हम डिवाइड करते हैं इस वेक्टर को, हमें मिल जाता है यूनिट वेक्टर, जिसको डिनोट करते हैं एक टाइप से। देखो जैसे सपोज एक तरह समझो, जैसे मान लिया एक वेक्टर ये है जिसकी लेंथ है, जिसका मैग्नीट्यूड है 5 सेंटीमीटर। अब वेक्टर ए है जिसका मैग्नीट्यूड है 5 सेंटीमीटर। ये वेक्टर ए है, इसका मैग्नीट्यूड है 5 सेंटीमीटर। तो यूनिट वेक्टर का मतलब कि
जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, तो ये 5 सेंटीमीटर है, तो इसको देखो 5 भाग में डिवाइड करो, 5, 1 2 3 4 5। अब ये वाला क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, ये 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 क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। तो ये वाला वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 सेंटीमीटर, ये क्या है यूनिट वेक्टर है। इसी तरह ये भी क्या है यूनिट वेक्टर है, इसी तरह ये भी क्या है यूनिट वेक्टर है, इसी तरह क्या है यूनिट वेक्टर है, इसी तरह क्या है यूनिट वेक्टर ये है। अब ये यूनिट वेक्टर आया कैसे, हमने क्या किया वेक्टर जो इसका मैग्नीट्यूड था, मतलब जो वेक्टर है उसमें अगर हम 5 से डिवाइड कर दिया, 5 से डिवाइड कर दिया तो हमें 1 सेंटीमीटर मिल जाएगा, 1 सेंटीमीटर। ये वाला वेक्टर क्या है, इसका यूनिट वेक्टर है, मतलब इसका यूनिट वेक्टर 1 का है। ये कैसे आया, इसमें हमने क्या किया 5 से डिवाइड कर दिया, 5 क्या था इसका मैग्नीट्यूड था, मतलब जो वेक्टर ए था उसके मैग्नीट्यूड से हमने क्या किया डिवाइड किया, तब हमें मिला 1 सेंटीमीटर मिला था। इसका मतलब है किसी भी वेक्टर का अगर हमें यूनिट वेक्टर निकालना तो उसके हम मैग्नीट्यूड से उस वेक्टर को डिवाइड कर देंगे तो हमें यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे हमने देखा कि 5 सेंटीमीटर था ये वेक्टर है, इसकी मैग्नीट्यूड 5 से डिवाइड करने पर ही 1 सेंटीमीटर आएगा, 1 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा यूनिट वेक्टर, तो इसे इसको डिनोट करते हैं ए कैप से। तो जब भी किसी भी वेक्टर का हमें यूनिट वेक्टर निकालना होता है तो हम क्या करते हैं उसके मैग्नीट्यूड से हम भाग दे देते हैं उस वेक्टर में, तो निकल आता है यूनिट वेक्टर। देखो दूसरा क्या होता है नल वेक्टर या जीरो वेक्टर, नल वेक्टर या नल वेक्टर और जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर इसको डिनोट करते हैं जीरो, इस तरह जीरो के ऊपर हमने क्या लगा दिया एरो। जीरो या नल वेक्टर का मतलब होता है कि किसी भी वेक्टर के जैसे एक इनिशियल पॉइंट होता है, एक टर्मिनल पॉइंट होता है। जैसे मान लीजिए ये इनिशियल पॉइंट ए है और इसका टर्मिनल पॉइंट भी यही हो, टर्मिनल और इनिशियल पॉइंट एक ही पॉइंट हो तो इसको बोलते हैं जीरो वेक्टर या नल वेक्टर, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा जीरो होगा। तो अगर इसको हम इस तरह भी डिनोट करते हैं, जीरो के ऊपर हमने एरो का साइन लगा दिया, ये फिर अगर हम लिखे ए इसके ऊपर हमने क्या किया एरो लगा दिया, मतलब कि दोनों पॉइंट हमारे यहाँ पे क्या है सेम है, इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल क्या है सेम ही है, तो इसका मतलब कि ये भी क्या है नल वेक्टर है या जीरो वेक्टर है। जैसे मान लिया कोई पॉइंट भी है, अब क्या है कि अगर मान लिया इस वेक्टर का मतलब कोई वेक्टर हम ड्रा करेंगे जिसका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट बी ही हो, इसको बोलते हैं नल वेक्टर या जीरो वेक्टर, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड जीरो है। तो इसको डिनोट कर सकते हैं हम जीरो के ऊपर एरो लगा के, या फिर बी एरो लगा दिया हमने, मतलब बी का मतलब कि ये जो वेक्टर है बी इसका इनिशियल और टर्मिनल क्या है सेम ही है, इसका मतलब ये जीरो वेक्टर या नल वेक्टर है। इसको बोलते हैं नल वेक्टर या जीरो वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो मतलब इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट एक ही हो, उसको बोलते हैं नल या जीरो वेक्टर। तीसरा है को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर। देखो को इनिशियल वेक्टर्स क्या होते हैं, वो वेक्टर जिनके इनिशियल पॉइंट सेम हो। जैसे वेक्टर एक हम ये लेते हैं, वेक्टर पी हमने लिया, वेक्टर ओ पी हमने लिया, या वेक्टर हमने लिया ओ क्यू लिया, या वेक्टर ओ आर लिया, या वेक्टर ओ एन लिया। ये सारे वेक्टर जो है इनके इनिशियल पॉइंट क्या है एक ही है, सबके सेम है, इनको बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर। मतलब ऐसे वेक्टर जिनके इनिशियल पॉइंट सेम हो तो उनको बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर। कर रहा है क्या, ऐसे वेक्टर जिनके इनिशियल पॉइंट क्या हो सेम हो उनको बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर। चौथा है इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर। देखो इक्वल वेक्टर क्या होते हैं, जैसे मान लिया एक वेक्टर ये दिया ए, एक दूसरा दिया है, जैसे ये वाला वेक्टर दिया मान लिया ए, ये वाला वेक्टर दिया बी। अब देखो दोनों वेक्टर देखने से क्या लग रहा है, दोनों की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम है। तो जब दो वेक्टर ऐसे हों जिनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो तो इनको बोलते हैं इक्वल वेक्टर। तो यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है दोनों वेक्टर क्या है इक्वल है, क्योंकि डायरेक्शन भी सेम है और इनका मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो यहाँ पर ये वेक्टर कहलाते हैं इक्वल वेक्टर। फिफ्थ नंबर है निगेटिव ऑफ वेक्टर, निगेटिव ऑफ वेक्टर। देखो मान लिया वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है ठीक, अब इसका निगेटिव क्या होगा जस्ट इसका अपोजिट, जिसकी डायरेक्शन इसकी अपोजिट होगी और मैग्नीट्यूड सेम होगा, जैसे वेक्टर बी है। अब देखो वेक्टर बी क्या है ए का निगेटिव वेक्टर है, ए का निगेटिव वेक्टर है, मतलब मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या है जस्ट अपोजिट है, ये इस डायरेक्शन में और बी क्या इस डायरेक्शन में। तो बी क्या हो गया ए का निगेटिव वेक्टर, या फिर ए को हम बोल सकते हैं बी का निगेटिव वेक्टर, ये एक दूसरे के क्या निगेटिव वेक्टर है। 6 नंबर है कोलीनियर, कोलीनियर वेक्टर्स, कोलीनियर
वेक्टर्स। देखो कोलिनियर वेक्टर्स का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लिया एक वेक्टर ए है, अगर पैरेलल दूसरा वेक्टर लिया जाए, दूसरा वेक्टर मान लिया हमने बी लिया, दोनों क्या है, मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, ये क्या है, कोलिनियर। या फिर ऐसे भी हो सकता है, ये वेक्टर मान लिया सी है, दूसरा वेक्टर इसी के पैरेलल है, जस्ट पैरेलल है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट है। डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट, तो ये भी क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। मतलब जो भी वेक्टर जो पैरेलल होते हैं वो सब क्या होते हैं, कोलिनियर वेक्टर होते हैं। या फिर ऐसे भी हो सकता है, आगे देख लेते हैं, ऐसे भी हो सकता है, मान लिया एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर भी यहीं से स्टार्ट हो, सेम ही लाइन पे हो, ये भी क्या है, ये मान लिया वेक्टर बी है, ये क्या है, ये कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर मतलब जो वेक्टर पैरेलल होते हैं, पैरेलल होते हैं, मैग्नीट्यूड सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, और डायरेक्शन भी सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है, तो उनको बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर। अब मूव करते हैं एक्सरसाइज पर। करते हैं 10.1 का पहला क्वेश्चन है। हालांकि ये बुक हिंदी में, लेकिन मैं इसे ट्रांसलेट कर दूंगा इंग्लिश में फिलहाल। पहला कह रहा है कि उत्तर से 30 अंश पूर्व में, उत्तर से 30 अंश पूर्व में 40 किलोमीटर के विस्थापन का आलेखी निरूपण कीजिए। मतलब ये बोल रहा है कि नॉर्थ से 30 डिग्री ईस्ट में 40 किलोमीटर के डिस्प्लेसमेंट का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है। ये इस वाला देखो, ये नॉर्थ हुआ, इससे ईस्ट की ओर इस तरफ 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए, 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए बोल रहा है डिस्प्लेसमेंट जो है वो है 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर है, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाना है। तो 40 किलोमीटर यहाँ पे तो आएगा, मतलब यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं, हम एज्यूम कर लेते हैं कि 10 किलोमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो 40 किलोमीटर क्या हो जाएगा, 40 किलोमीटर जाएगा 4 सेंटीमीटर के इक्वल, हम एज्यूम करके चलेंगे। तो देखो यहाँ से 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए, 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए हम यहाँ पर एक लाइन ड्रा करेंगे 4 सेंटीमीटर की, 4 सेंटीमीटर की, ये 4 सेंटीमीटर की। ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट नॉर्थ से 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए 40 किलोमीटर का जो डिस्प्लेसमेंट है उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मान लेते हैं, ये पॉइंट पी है। तो वेक्टर ओपी क्या हो जाएगा, नॉर्थ से 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए 40 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पर 40 किलोमीटर नहीं है, लेकिन इसको हमने जूम कर लिया 40 किलोमीटर 4 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। यहाँ पर 4 सेंटीमीटर की लाइन खींची और इसको हमने वेक्टर फॉर्म में बदल दिया। ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर नॉर्थ से 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये पहला क्वेश्चन है। अब अगला कह रहा है कि इसमें क्या है कि बहुत सारे ऑप्शंस दे रखे, उसमें कह रहा है कि इसमें से स्केलर और वेक्टर हमें आइडेंटिफाई करना है। देखो क्वेश्चन नंबर 2, इस पहला दिया है 10 kg, 10 kg। दूसरा दिया है, पहले इसके क्वेश्चन दूसरा दिया 2 मीटर नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट। तीसरा कह रहा है 40 डिग्री, 40 डिग्री। चौथा कह रहा है 40 वाट, 40 वाट। फिफ्थ नंबर कह रहा है 10 टू पावर माइनस 19 कूलाम, कूलाम। फिर कह रहा है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमें आइडेंटिफाई करना कौन स्केलर है कौन वेक्टर है। देखो ये क्या है, मास है। मास क्या होता है, वो ये मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। 10 kg मतलब किसी भी वस्तु के मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब मास क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। ये क्या है, स्केलर है, स्केलर है। ये क्या है, 2 मीटर कह रहा है नॉर्थ से ईस्ट की ओर। इसका मतलब ये डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी, मतलब ये वेक्टर है। फिर एंगल की बात कर रहा है, इसका मतलब ये स्केलर। ये हमें पता है कि एंगल क्या होता है, स्केलर होता है। 40 वाट ये पावर की बात कर रहा है। पावर क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है। 10 की पावर माइनस 19 कूलाम, कूलाम का मतलब क्या होता है, चार्ज। किसी भी पार्टिकल पर चार्ज की बात कर रहा है, तो चार्ज क्या होता है हमारा, स्केलर होता है। तो ये स्केलर है। ये कह रहा है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सेलरेशन को, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन हमारा होता है वेक्टर क्वांटिटी। ये वेक्टर हो गया। ये था दूसरा क्वेश्चन। अब तीसरे में कह रहा है, इसमें भी कह रहा है कि कुछ क्वांटिटी दे रखा है, फिजिकल क्वांटिटी। उसमें हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी वेक्टर होगी और कौन सी स्केलर होगी।
देखो तीसरे क्वेश्चन को यहीं पर देख लेते हैं, सारे ऑप्शनल है, इसमें कुछ खास नहीं है 10.1 में। तीसरा का दूसरा है, पहला भी छोड़ देते हैं, उसको बता रहे हैं क्या है उसमें। पहले कह रहा है डिस्टेंस, हिंदी में दे रखा है दूरी, लेकिन इसको मैंने इंग्लिश में लिख दिया डिस्टेंस। हाँ, तीसरा कह रहा है बल, बल का मतलब फोर्स, फोर्स, फोर्स। चौथा, पहला हमने अभी नहीं किया क्योंकि हिंदी में लिखा हुआ, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे हैं। इसके बाद क्या, वेग, वेग का मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी। फिर है कार, कार का मतलब वर्क, वर्क। इसमें भी फाइंड आउट करना कौन सी स्केलर और कौन सी वेक्टर है। डिस्टेंस क्या है, स्केलर है, ये सबको पता है। फोर्स क्या है, वेक्टर है। वेलोसिटी क्या है, वेक्टर है। वर्क क्या है, स्केलर है। ये तो पहले ही पढ़ चुके हैं। अब फिर जो पहला दिया है वो हिंदी में लिखा हुआ है समय कालांश, समय कालांश, समय कालांश, समय कालांश। समय कालांश को इंग्लिश में टाइम इंटरवल शायद बोलते हैं क्या, टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल। ये टाइम इंटरवल क्या है, टाइम जो भी टाइम ही बात कर रहा था, टाइम हमारा क्या होता है, स्केलर, स्केलर होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है। एक बार आंसर मैच कर लेते हैं 10.1 का, तीसरे का पहला। ठीक है, टाइम की बात कर रहा था, ये स्केलर क्वांटिटी है। अब फोर्थ नंबर पे आते हैं। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन कर रहा है, इसको यहाँ देख लेते हैं। फोर्थ नंबर, फोर्थ नंबर में एक डायग्राम बना हुआ है। अब इसको हटा देते हैं, डायग्राम जो बना हुआ देख लेते हैं। ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी, वेक्टर बी। फिर ये है वेक्टर डी, वेक्टर डी। और यहां पर ये है वेक्टर सी। यहाँ पे ये डायग्राम बना हुआ है, वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, वेक्टर सी है, वेक्टर डी है। इसमें से आइडेंटिफाई करने के लिए कह रहा है, पहला कह रहा है कि इसमें कौन से को इनिशियल वेक्टर होंगे, को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर ये हमें आइडेंटिफाई करना है। दूसरा कह रहा है इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर फाइंड आउट करना है। तीसरा हमें को लीनियर वेक्टर, को लीनियर वेक्टर फाइंड आउट करना है। को लीनियर बट इक्वल ना हो, को लीनियर हो लेकिन इक्वल ना। देखो को इनिशियल का मतलब होता है जिनके स्टार्टिंग पॉइंट, जिनके इनिशियल पॉइंट सेम होते हैं। तो देखो यहाँ पर वेक्टर ए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और वेक्टर डी भी यहीं से स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब कि वेक्टर ए और डी का जो इनिशियल पॉइंट है वो सेम है। तो इसका आंसर हो जाएगा वेक्टर ए एंड वेक्टर डी। वेक्टर ए एंड डी क्या है, इनके इनिशियल पॉइंट सेम है। तो पहले वाले का आंसर हो गया। को इनिशियल वेक्टर कौन से हो गए, ए और डी। दूसरा करा इक्वल, इक्वल का मतलब उनके मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड भी सेम हो, साथ में उनकी डायरेक्शन भी सेम हो। देखो यहाँ पर देखा जाए तो देखो ये वाला वेक्टर, वेक्टर बी और वेक्टर डी, इनका डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो इक्वल वेक्टर हो जाएगा हमारा बी और डी। इसका आंसर हो जाएगा बी, वेक्टर बी एंड वेक्टर डी। तीसरा करा कोलिनियर हो बट इक्वल ना हो। कोलिनियर का मतलब होता है कि पैरेलल होने चाहिए, पैरेलल हो या फिर एक ही लाइन में हो। और कह रहा है कि कोलिनियर हो लेकिन इक्वल ना हो। तो यहाँ पर देखो कोलिनियर का मतलब कि पैरेलल होने चाहिए लेकिन इक्वल। अगर इन वेक्टर की बात करिए दोनों, तो ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है बी और डी। तो अब देखो ए और सी एक दूसरे के पैरेलल है लेकिन इनकी डायरेक्शन देखो अलग अलग है। ये इसकी डायरेक्शन इधर है और इसकी डायरेक्शन इधर है। इसका मतलब ये अनइक्वल है, इक्वल नहीं है। इसका मतलब ए और सी कोलिनियर है लेकिन इक्वल नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा कोलिनियर बट इक्वल ना हो। तो इसका आंसर हो जाएगा वेक्टर ए एंड वेक्टर सी। ए और सी क्या होंगे, कोलिनियर तो है लेकिन इक्वल नहीं है। तो ये थी एक्सरसाइज हमारी 10.1। इसमें कुछ खास नहीं था, सिंपल सा ही था। तो इस वीडियो हमने देखा 10.1 एक्सरसाइज और इसके अलावा सारे बेसिक कॉन्सेप्ट हमने देखा है। अगले वीडियो हम देखेंगे एक्सरसाइज 10.2। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय।